लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और लेक्चर 3 जैसा कि मैंने बात की थी आपसे, सबसे पहले तो हम लोग ने कहाँ पर छोड़ा था लास्ट क्लास, उसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। और एक बार थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दो मुझे कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं। एक मिनट जरा मैं भी चेक कर लूं कि आवाज आ रही है कि नहीं। जैसा कि मैंने बात की थी, ओके आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। ओके, तो कहाँ छोड़ा था हमने, हम वहां से शुरू करते हैं। हाँ ठीक है साहब। तो एग्जाम्पल ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स मैंने दिए थे आपको, किस तरीके से यूनिट कन्वर्ट होती है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस मतलब रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जो लास्ट एप्लीकेशन था डायमेंशंस का, याद हो तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकाला था, फिर वेलोसिटी वाला क्वेश्चन किया था, फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे, फिर उसके बाद मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पढ़ा था, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बिल्कुल सर टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा रंजन, टेस्ट भी लूंगा, लेकिन टेस्ट के लिए थोड़ी सी एक तैयारी कर रहा हूं, अभी तो नहीं बताऊंगा, आप लोगों के लिए सरप्राइज है। बढ़िया सा टेस्ट होगा, मजा आएगा आपको टेस्ट देने में। तो फिलहाल आज शुरू करते हैं वेक्टर्स बच्चों। तो ये वेक्टर्स जो है, इसमें पहली बात, वेक्टर्स पढ़ने के पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी ये हम पढ़ चुके हैं, याद हो पिछले चैप्टर में, याद है, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। और अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी की, तो आपके सिलेबस में तो दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे तो टेंसर्स कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, टेंसर्स कहलाती हैं। थोड़ी सी हाई फाई बातें कर रहा हूं, ज्यादा परेशान मत होइएगा। 3 तरीके के टेंसर्स होते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं। जीरो ऑर्डर टेंसर जो कहलाता है उसे स्केलर कहते हैं, ठीक है, और जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर। ये है टेंसर्स की डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा परेशान भी मत हो, इनमें ये हमारे सिलेबस में है, तो जरा इनके बीच में डिफरेंशिएशन समझते हैं। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कि मैग्नीट्यूड सर कैसे, जैसे, या इसको दूसरे अंदाज में बोलता हूं, केवल मैग्नीट्यूड बोलने से, केवल मैग्नीट्यूड बोलने से किसी फिजिकल क्वांटिटी की सारी इंफॉर्मेशन, अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक से दूसरे में कम्युनिकेट की जा सकती है, तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर इस पेन का मास कितना है, तो मैंने कहा इस पेन का मास है साहब करीब 50 ग्राम। तो इसका मास 50 ग्राम अगर मैंने बोला, तो मास के बारे में बच्चों सारी इंफॉर्मेशन मैंने कम्युनिकेट कर दी, समझे। केवल मास 50 ग्राम बोलने से ही सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो गई, दैट मींस मास इज स्केलर क्वांटिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर, अगर किसी ने कहा यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो तुम ये नहीं पूछोगे कि अपवर्ड या डाउनवर्ड या डायरेक्शन भी बताइए या कुछ और बताइए, ऐसा कि नहीं पूछोगे, है ना। वेक्टर में ऐसा नहीं हो पाएगा। वेक्टर में क्या होगा, आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक आदमी या एक ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है, बताइए ब्लॉक क्या होगा, कैसे चलेगा। तो आंसर है नहीं बता सकते जब तक आप ये नहीं बताते कि फोर्स किधर लग रहा है और कैसे लग रहा है। मतलब सर, मतलब ये कि फोर्स ऐसे लग रहा है तो अलग आंसर आएगा, फोर्स ऐसे लग रहा है तो अलग आंसर आएगा, फोर्स ऐसे लग रहा है तो अलग आंसर आएगा, फोर्स ऐसे लग रहा है ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो अलग आंसर आएगा। मतलब एक सरफेस पे रख दीजिए, किसी ने कहा मैं फोर्स लगा रहा हूं, बताओ ब्लॉक किधर लगेगा, हमने कहा चलेगा। अरे कैसे चलेगा, ऊपर से अगर किसी ने दबा दिया तो ब्लॉक चलेगा क्या, तो नहीं चलेगा ब्लॉक। ठीक है ना बच्चों। तो क्या चाहिए, इसका मतलब यहां पर हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, एज वेल एज हमें डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। दोनों चीजें अगर हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी। सेकंड ऑर्डर सर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन देखिए जो सिलेबस में है लोगों का दिमाग उन पर नहीं है, जो सिलेबस में है उस पर दिमाग नहीं लोगों का।
अरे ये सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, ये कुछ हाईफाई चीज बता रहे हैं सर। तो इस पर क्वेश्चन शुरू हो गया, सर वो सेकेंड ऑर्डर का कोई एग्जांपल हो जाए। है स्ट्रेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेकेंड ऑर्डर टेंसर कहलाते हैं बच्चों इनके। लेकिन हमारे सिलेबस में, मतलब आपके सिलेबस में, इनको एज ए स्केलर रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कैसे, जब मैं उनको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इनको स्केलर क्वांटिटी की तरह कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है वेक्टर की डेफिनेशन। अगर मैं बात करूं कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, और एक और चीज इसमें ऐड कर दी गई है, वो क्या ऐड की गई है वो समझते हैं। वो समझने के लिए ये देखिए क्या लिखा है, वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो अ स्पेशल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो स्पेशल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, ये अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और स्पेशल। कि सर ऐसा क्यों लिखा है, मतलब ऐसा कोई एग्जांपल है क्या जो डायरेक्शन भी होता हो, मैग्नीट्यूड भी होता हो, लेकिन वेक्टर ना हो? कि हाँ, ऐसा एग्जांपल लोग बताते हैं। करेक्ट, करंट में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन उसके बाद भी करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन या पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करती। इस कारण से ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये है वेक्टर की डेफिनेशन। रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स का कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन मतलब आखिरकार वेक्टर को, जब हमें अभी तक तो हमसे ये बोला जाता था कि सर जी मास जो है वो 10 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम लिख दिया, हो गया रिप्रेजेंटेशन, और क्या चाहिए, है ना। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो हमें डायरेक्शन भी शो करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करें? अब रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं बेसिकली। एक तरीका होता है एनालिटिकल और एक होता है डायग्रामेटिकल। तो वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हम कुछ टर्म्स लाएंगे, कुछ और भी चीजें डिफाइन करेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब चीजें डिफाइन करेंगे और इनको लेकर के हम लोग एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम डायग्राम बनाएंगे वेक्टर का, और जो वेक्टर का डायग्राम होगा वो वेक्टर का डायग्राम से हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा देखते हैं। अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो whose length is proportional to the magnitude of physical quantity and direction of the arrow indicate the direction of physical quantity। मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा हमसे कि यार ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, ठीक है साहब। सबसे पहले तो ये जान लो बच्चों कि जब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आता है तो ये डायग्राम से लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग क्या सोचते हैं, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है आपकी तरफ से, है ना, जो कि गलत है। ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम जो बनाया है ना, ये मानते हुए बनाया है कि ये डायग्राम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनाया है। किस पर बनाया है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनाया है। मतलब अगर मैं इस तरीके का एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाऊं ऐसा, और ये है वर्टिकल डायरेक्शन कल, तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ये है अपवर्ड। टोटल 6 डायरेक्शन है और ये नीचे वाला है डाउनवर्ड। टोटल 6 डायरेक्शन। मतलब आप अगर ये इस साइड नॉर्थ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ये नॉर्थ है, पीछे साउथ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर अपवर्ड, नीचे डाउनवर्ड। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अपवर्ड नहीं होता। नॉर्थ कभी भी अप, कई लोग कहते हैं अच्छा नॉर्थ हमेशा अपवर्ड बनाते हैं सर जी, तो नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर होता है। अरे भैया नॉर्थ ऊपर नहीं होता। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होता है। वर्टिकल अपवर्ड एक अलग चीज है, वर्टिकल डाउनवर्ड एक अलग चीज है। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी ये है कि जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेक्टर को, उसको देख लेते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मान लीजिए किसी ने कहा अ फोर्स ऑफ, इसको अ फोर्स 5 न्यूटन इन मैग्नीट्यूड, 5 न्यूटन इन ईस्ट,
ईस्ट की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ध्यान से सुनना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एरो बनाएंगे ईस्ट की तरफ, ठीक है, जिसकी लेंथ प्रोपोर्शनल होगी 5 न्यूटन के, और ये एरो हेड बना देंगे। अब सर ये प्रोपोर्शनलिटी वाली बात थोड़ी कम समझ में आ रही गुरुजी, ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज, अगर हमें वेक्टर को बनाना है, ड्रॉ करना है, तो देखो ध्यान से, क्या मुझे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट ये शो करने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? देख तुम्हारे सामने तो बनाया है, पड़ी ना जरूरत। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है एक रेफरेंस एक्सिस। लोग कहते हैं सर ये रेफरेंस एक्सिस क्या होती है? रेफरेंस एक्सिस मतलब होती है एक ऐसी चीज जिसके रिलेटिव हम चीजें बताने जा रहे हैं, मतलब वो नोन है, वो आपको ही पता है, पूछने वाले को ही पता है, दोनों लोग को पता है, और बाकी की जो चीजें हैं वो उसके रिलेटिव बताई जा रही है, ठीक। तो जैसे ये 5 न्यूटन की मैं बात करूं, अ फोर्स 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, तो सबसे पहले हमें ये तो बताना पड़ेगा कि हम ईस्ट मान किसे रहे। तो पहली चीज रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस, और दूसरी चीज हमें चाहिए होता है स्केल। स्केल का मतलब हम इस 5 न्यूटन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 5 न्यूटन को कितनी लेंथ के प्रोपोर्शनल दिखा रहे हैं। जैसे मतलब ये आपने लेंथ जो ड्रॉ की है, लेंथ तो कोई 5 न्यूटन की होती नहीं ना, किसी स्केल पे लिखा है न्यूटन पर लिखा हुआ नहीं देखा ना, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर। तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो दोनों चीजें क्या है? टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन रेफरेंस एक्सिस इज नीडेड, वाह जी वाह, ये तो लिखा हुआ आ गया। टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड स्केल इज रिक्वायर्ड, और ये आपके सामने लिखा है। यहाँ पर एक लाइन और कर दीजिए कि क्यों सर 1 पहले सही तो लिखा था? नहीं, क्योंकि अगर मैं ये लिख के भाग गया 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो कोई भी आएगा कहेगा बड़ा बेवकूफ इंसान है, ये कह रहा है 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी सेम हो कैसे सकती है? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। तो फिर इसका मतलब तो कुछ गड़बड़ है भाई। चलिए बढ़िया बात है। तो 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर ना लग करके 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे इसको बोला जाता है, ठीक। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। रिप्रेजेंट 10 न्यूटन फोर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। चलिए बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ईस्ट, सबसे पहले ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। अब फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ईस्ट से चलो नॉर्थ की तरफ, कितने एंगल चलना है बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो? 30 डिग्री। आहा हा, कितना रिप्रेजेंट करना है लेंथ? 10 न्यूटन। तो एक ऐसा स्केल लेकर के मैंने इसको ड्रॉ किया। वो स्केल जाहिर सी बात है कि मैं कैसे आपको बता पाऊंगा, मतलब वो स्केल बता भी दूंगा तो आप यहाँ स्केल लेकर के मेजर करने वाले हो नहीं। क्यों नहीं मेजर करने वाले हो? अरे भैया, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे छोटा होगा, कोई टैबलेट पे देख रहा होगा तो बड़ा होगा, कोई बड़ी स्क्रीन पे देख रहा होगा तो और बड़ा होगा, तो वो स्केल का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि कोई स्केल हमने यूज किया, फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इस फोर्स का जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? डायग्रामेटिकली पढ़ रहे हैं हम लोग, एरो से, जिसकी लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और एरो हेड किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? डायरेक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इस एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या मतलब है? मतलब आखिरकार इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं लैंग्वेज की भाषा में बोलूं, जैसे मैं अभी बोला था कि मास m है, मास m, तो केवल m लिख करके काम चल जाता था स्केलर क्वांटिटीज में। अगर आपको कोई सिंबल बनाना है तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पर एनालिटिकल थोड़ा सा गलत वर्ड है, एनालिटिकल इज डिफरेंट थिंग, ये है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बच्चों। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्केलर का तो आपको पता ही नॉर्मल अल्फाबेट से होता है, लेकिन वेक्टर का नहीं होता। वेक्टर सिंबल यूज्ड फॉर वेक्टर इज ए वेक्टर, ए के ऊपर एरो, या ए के ऊपर एक बार, एक लाइन, या फिर ए बोल्ड। अब ए बोल्ड तो देखो यार मैं बार बार ड्रॉ कर नहीं पाऊंगा, तुम्हें पता है, तो हम लोग या तो ये यूज करेंगे या फिर ये यूज करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए आप या तो मतलब ये मैग्नीट्यूड ऐसे शो कर दीजिए, या फिर ए वेक्टर का शो कर दीजिए, या फिर एक काम करिए, ना वेक्टर बनाइए ना दो वर्टिकल लाइन बनाइए, आप ऐसे लिख दीजिए तो भी वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है कि आखिरकार इक्वल वेक्टर्स किसे कहेंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ,
तो आप खुद कह सकते हो इक्वल वेक्टर्स किसे कहेंगे। भाई एक बात बताइए, एक वेक्टर्स की डेफिनेशन में क्या चीजें आई हैं? 50 चीजें आई हैं क्या डेफिनेशन में? केवल 2 चीजें आई हैं, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड इट हैज डायरेक्शन। 2 चीजें आई हैं। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के 2 फिजिकल क्वांटिटी, ऑब्वियसली सेम फिजिकल क्वांटिटी ही होनी चाहिए, और मतलब अलग अलग कैसे हो सकता है? 1 न्यूटन 1 मीटर के बराबर नहीं हो सकता ना। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले 2 वेक्टर, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनका डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर डिफाइंड ही ऐसे है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और दोनों सेम हो गए तो वेक्टर सेम हो गया। तो इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, then the vectors are called equal vectors. ठीक? तो if two vectors representing same physical quantity having same magnitude and have same direction, ठीक है ना, are called vectors. ठीक? equal vectors. इससे क्या फायदा हुआ सर? अरे यार, एक वेक्टर बनाया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक और वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, और दोनों का एरो का हेड डायरेक्शन भी सेम है, तो इक्वल वेक्टर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इससे क्या पता चला? इससे बहुत बढ़िया कंक्लूजन ड्रॉ हो गया। पता है क्या? इसका मतलब यह है कि एक एरो को ले करके आप कहीं भी ले जाओ, कहीं भी घुमाओ, ऐसे इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, एक एरो को उसके पैरेलल कहीं भी ले जाओ, उससे वेक्टर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा है, ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन है। सो वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ एनीवेयर इन स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू, नॉट इट्स इफेक्ट। कई लोग यहाँ पर पता है क्या कह रहे होंगे, और सर क्या बात कर रहे हो, दो तरीके के वेक्टर पढ़े, एक पढ़ा फिक्स वेक्टर, एक पढ़ा फ्री वेक्टर। और फिक्स वेक्टर तो हमारे सर जी ने पढ़ाया है, हमारी किताब ने पढ़ाया है कि फ्री वेक्टर जो है वो मूव करा नहीं सकते कहीं पर। तो आप ये कैसी बात कर रहे हो भैया? फ्री वेक्टर भी मूव करा सकते हो, फिक्स वेक्टर भी मूव करा सकते हो। मैं यहां पर कह रहा हूं उनके इफेक्ट चेंज हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं विदाउट चेंजिंग वैल्यू ऑफ द वेक्टर। वेक्टर सेम ही कहलाएगा। अगर आपने इसको स्पेस में कहीं भी शिफ्ट किया तो वेक्टर सेम कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। So vector can be shifted parallel to itself as now what is angle between two vectors? दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? तो इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि यार ये डेफिनेशन जो है ना, एक्चुअल में एक ऑब्वियस डेफिनेशन, मतलब बड़ी ऑब्वियस सी चीज है, मतलब इसके लिए बहुत फाइट मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। If vectors are joined head to head or head to head or tail to tail, a smaller angle between them is called angle between two vectors. मतलब देखिए जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक वेक्टर A ये है, दूसरा वेक्टर B ये है। किसी ने पूछा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? तो जरा ध्यान दीजिएगा। एक वेक्टर का हेड, दूसरे हेड किसे कहते हैं, टेल किसे कहते हैं, चाहिए तो बताया है। ये होता है हेड, ये होता है टेल। ठीक, हेड और टेल समझ में आया जी? तो हेड और टेल, हेड और टेल। ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर की टेल से ज्वाइंट है। ये जो ज्वाइंट है ना, इस ज्वाइंट का क्या करें? ये तो वो कंडीशन आ नहीं रही, इसमें तो कहा या तो हेड से हेड मैच मिलना चाहिए या टेल से टेल। तो क्या करें? अभी इसके पहले जो पढ़ा वो करें ना, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं ना भाई। हाँ, ये ए, तो बी की पैरेलल शिफ्टिंग करिए, ए ये बी, ये ए ये बी, और ये, अब ये एंगल होगा, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं होगा, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। अच्छा, एक काम और कर सकते थे आप, पता है, बी को ऐसे ही रखते हैं, अब ए को आप ऐसे शिफ्ट कर दीजिए, हेड टू हेड मिला दीजिए। यहां लिख देता हूं बी को, ये बी ये ए, और हेड से हेड मिलाने के बाद ये एंगल हो गया थीटा। सही है ना? तो ये हेड और ये हेड दोनों को मिलाया और ये एंगल कितना आ गया? थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक, तो या तो टेल से टेल मिलाइए या हेड से हेड मिलाइए। अच्छा, इसमें एक और डाउट आता है, पता है क्या? ये जो बात लिखी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्मॉलर एंगल, क्योंकि कल को कोई कह सकता है, सब देखना जरा ध्यान से, कि सर मान लीजिए ये है
ठीक है, और यहाँ नहीं बनाता, थोड़ा सा आगे बनाता हूं। ये है और ये है। अब बताइए सर, ये एंगल होगा या ये एंगल होगा, थीटा 1 होगा या थीटा 2? अब आपको काम में आएगी वो बात जो स्मॉलर लिखी हुई है। कौन सा एंगल होगा? थीटा 2। ये होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, स्मॉलर एंगल। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, अब जरा ध्यान दीजिएगा, आखिरकार ये क्यों है? मैं कह रहा था ये ऑब्वियस होते हैं। ऑब्वियस क्यों होते हैं? ऑब्वियस ऐसे इसलिए होते हैं कि अगर मैं बोलूं कि, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात को, यार ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है और ये दूसरा डायरेक्शन है। इन दो डायरेक्शन के बीच में एंगल निकालिए। एक डायरेक्शन ये गया, एक डायरेक्शन ये गया, इन दोनों के बीच में एंगल बताइए, तो तुम क्या करोगे? इन दोनों के बीच में एंगल यही तो बोलोगे यार, तो टेल से टेल मिलाना पड़ेगा ना। अरे एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल क्यों बोलोगे? ये पीछे वाला एंगल क्यों बोलोगे? एक ये डायरेक्शन इधर गया, ये इधर गया, तो जो जो दो डायरेक्शन गए हैं उन्हीं के बीच का एंगल तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा ना। आई बात समझ में? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है जो मैंने अभी ड्रॉ कर दिए थे, खैर और भी ले लेते हैं, आप थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है? चलिए, नहीं ये तो बहुत इजी हो जाएगा। चलिए बताइए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है इस केस में? पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान दे देना जरा। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये वाला। लेकिन क्या यहाँ पर टेल से टेल ऐड हो रही है या हेड से हेड जुड़ रहा है? नहीं, तो क्या करें? शिफ्ट करिए। तो इसको शिफ्ट करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, दूसरे वेक्टर को शिफ्ट किया, क्या अब टेल से टेल मिल गई? ये मिल गई। अगर ये एंगल 30 डिग्री है बच्चों, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना हुआ? 150। तो 150 डिग्री इज द आंसर, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल को भी शिफ्ट कर सकते हैं बच्चों, वर्टिकल उसको इधर नीचे वाले को भी शिफ्ट कर सकते हैं, दोनों से आंसर आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं, जरा बताइएगा सब लोग, ठीक है? चलिए बताइए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एक्टर ए एंड बी हो गया यार, देखो बोल रहे थे वेक्टर और बन गया एक्टर। अच्छा जी, उत्कर्ष का 60, शैवक का 60, शौर्य का 60, सोमेश का 60। ओके 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 ओके, अरे भैया समझ गए, तुम लोग को आता है, सीख गए तुम लोग यार। तो ये है ए, लेकिन अभी बी का हेड ए की टेल से जुड़ा हुआ है, तो बी को आगे शिफ्ट करो भैया। ये है बी, ये है ए, ठीक। तो ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल कितना हुआ? 180 माइनस 120, 60 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको समझ में आ गया है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। ये एडिशन ऑफ वेक्टर क्या? अरे भैया एडिशन ऑफ वेक्टर क्या स्पेशल रूल याद करें, वेक्टर की डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या वेक्टर की डेफिनेशन होती है? डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? और दे मस्ट फॉलो स्पेशल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखने जा रहे हैं, कौन सा रूल है। टू टाइप्स ऑफ लॉ है, एक कहलाता है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा कहलाता है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, दोनों के फायदे होते हैं, हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन खड़ाक से समझ में आएगा अगर आप अपने दिमाग में एक बात रखना जरा। क्या है वो बात? बात यह है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बाद में आप इसको देखना, ठीक है? एग्जांपल ये कि मान लीजिए ये आपका स्कूल है,
ठीक है, ये आपका घर है, होम स्वीट होम। आप अपने इस होम से 3 किलोमीटर स्कूल पे गए, ठीक है, आपसे बोला कि आप अपने होम से स्कूल गए 3 किलोमीटर, फिर आप वापस आ जाते थे, हमेशा ऐसा ही होता था। एक दिन क्या हुआ, स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई, था कारण, आहा, कितनी बढ़िया बात है सर, स्कूल में जल्दी छुट्टी होने में तो मजा ही आ जाता है ना। सडनली खबर मिलती है और एक पीरियड बाद छुट्टी आती है, अरे वाह क्या सुख मिलता है, स्कूल में जल्दी छुट्टी होने पर बड़ा मजा आता है, इससे अच्छा आनंद तो कभी आता ही नहीं। ऐसा लगता है कि अच्छा पहले से पता हो तो इतना अच्छा नहीं लगता है, एक क्लास हो या आधी क्लास हो और उसके बाद ओहो छुट्टी हो जाए, क्या मजा आता है ना। चलिए वापस आता है क्वेश्चन। तो स्कूल गए, स्कूल पे छुट्टी का अनाउंसमेंट हो गया, आपका एक दोस्त है जिसके पास एक्सबॉक्स भी है, PS5 भी है और तमाम गेमिंग के आइटम है। आपने अपने घर में फोन किया और आपने कहा मैं स्कूल से अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, और दोस्त का घर स्कूल से यहाँ पर था 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये है फ्रेंड्स होम, दोस्त का घर। आप यहाँ पर पहुंच गए, जब आप यहाँ पहुंचे तो आपके घर में लोगों को ये नॉलेज थी कि पॉइंट से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का कुछ लेजर टाइप का कोई डिवाइस था, ठीक है। ध्यान से सुनना, आप होम से गए 3 किलोमीटर स्कूल, स्कूल से कहाँ गए, दोस्त के घर गए 4 किलोमीटर, आप टोटल कितना गए, 3 + 4 7 गए। लेकिन अगर आपके घर में कोई फोन करे और कहे वो जरा लेजर डिवाइस से पता करके बताना कि वो बच्चा जो है आपका कितनी दूर है आपके घर से, तो क्या आप 7 किलोमीटर बोलोगे, आपका लेजर डिवाइस 7 किलोमीटर बोलेगा या 5 किलोमीटर बोलेगा, 5 किलोमीटर बोलेगा कि नहीं बोलेगा। इसका मतलब एक बात तो तय है कि वेक्टर में 3 + 4 = 7 नहीं होता, वेक्टर में 3 + 4 = 7 नहीं होता। यहाँ पर तो 3 + 4 = 5 होता, तो सर क्या 3 + 4 = 5 होता, नहीं यार, हमेशा 3 + 4 = 5 भी नहीं होता। इट डिपेंड्स कि 3 और 4 कैसे है। मान लीजिए 3 ऐसा होता, 4 ऐसा होता, तो अब जो आता ये रिजल्टेंट आता और ये 5 नहीं होता, जाहिर सी बात है ये कितना होता, अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो निकालूंगा, फिर एंगल वैंगल निकाल कर। ये 3 होता, ऐसा 3 होता, ऐसा 4 होता, और अब आपसे पूछा जाता बताइए रिजल्टेंट कितना है, तो हम ये बोलते ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं 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 ये 3 है और ये 4 है, अब बताइए, तो हम कहते हैं ये रिजल्टेंट है। लेकिन इस सारे एग्जाम्पल से तुम्हारे दिमाग में ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ऑलरेडी छप चुका है। पता है क्या, अगर दो वेक्टर को ऐड करना है, एक वेक्टर को बनाओ, दूसरे वेक्टर की टेल को, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कराओ, फिर दूसरा वेक्टर ड्रॉ करो, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा, पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और दूसरे वेक्टर के हेड पर खत्म होगा। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम सेंस, तो एक वेक्टर दूसरा वेक्टर सेम सेंस, ऐसा, then their resultant is represented by third side of the triangle in opposite sense। ये लीजिए अपोजिट सेंस, अगर ये दोनों इस सेंस में थे 3 और 4, तो ये इस सेंस में नहीं होगा, ना 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 ना, ना ये अपोजिट सेंस में होगा। क्यों भैया, ये ऐसा नहीं होगा, तो ये रिजल्टेंट कैसा होगा, अगर 3 ऐसा 4 ऐसा, तो रिजल्टेंट ऐसा, अपोजिट सेंस। ठीक है ना, क्या ये बात समझ में आ रही है। सचित भारद्वाज कह रहे हैं सर कांट सी, ओके, क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है, अच्छा ओके, ये वाला डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह पर ये डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दूसरी जगह ड्रॉ करता हूँ, देखना फिर से देखना। मैं कहता हूं कि ये एक वेक्टर ए, ठीक है, ये है दूसरा वेक्टर बी, ठीक है, किसी ने कहा फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी बताइए क्या हो, आराम से तसल्ली से सीखते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि यार ये है ए, ये है ए ड्रॉ कर लिया। आप इमेजिन करिए आप अपने घर से अपने स्कूल गए ए वेक्टर के हिसाब से, फिर अब बी वेक्टर के हिसाब से अपने स्कूल से निकल करके अपने दोस्त के घर गए, तो रिजल्टेंट आ गया सी वेक्टर, सी वेक्टर इज ए प्लस बी। तो क्या बोलेंगे बच्चों, यही तो बोलेंगे ना भाई कि किसी भी ट्राइंगल में
ए देखो कैसे जोड़ा गया है, इस सेंस में ये एरो है और फिर इसका एरो उसी के आगे ऐसे घूम रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं सेम सेंस। और रिजल्टेंट, अगर रिजल्टेंट भी सेम सेंस में होता बच्चों, ए बी सी अगर सेम सेंस में होता तो ऐसा होता, लेकिन ये नहीं है, इसका अपोजिट होगा, ये होगा, ये बताना चाह रहा हूं। इसको दूसरी भाषा में तुम याद रख सकते हो, तुम यूं याद रख सकते हो कि, कैसे याद रख सकते हो, आप यूं याद रख सकते हो कि एक वेक्टर को ड्रॉ किया, ठीक है, फिर दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करवा दिया साहब। ऐसे कैसे कराया सर? अरे वो याद है ना, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वेक्टर, तो पैरेलल शिफ्टिंग करके ऐसे ऐड करा दिया। देन रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय, बोलो, the vector joining tail of the first vector to the head of the last vector, second vector. This is triangle rule of vector addition. उम्मीद करता हूं अभी समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल हो जाए, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन एंड एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। इसको एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। शुरू हो जाइए जरा, थोड़ा सा मैं आपके मैसेज देखता हूं। फिगर तो ड्रॉ नहीं करूंगा, फिगर आपको ही ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन। तो पहले तो दो फोर्स बना लेते हैं, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल बोलो बच्चों 120 डिग्री, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इनको ऐड करो। अच्छा, ये 5 न्यूटन ऐसे ऐसे बनाए ना, ऐसे ये ऐसे घूम भी सकता है, क्यों? क्योंकि ये तो नहीं बताया है कि एक 5 न्यूटन किधर की ओर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल बताया है, तो एंगल अगर बताया तो कैसा भी हो सकता है, बस उन दोनों के बीच का एंगल बताना 120 डिग्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में ऐसे ऐड कर सकते हैं क्या? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, नहीं कर सकते। क्या करते हैं, याद दिलाता हूँ। पहले पहला वेक्टर ड्रॉ करते हैं बच्चों, फिर पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट करते हैं, तो ये वाले वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करो, यहाँ पर कर दिया साहब जी, ये शिफ्ट कर दिया 5 न्यूटन, ये कितना हो गया 120 डिग्री। फिर क्या करेंगे, फिर ये रिजल्टेंट दे देगा सर। इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे कि कोशिश कर लेते हैं इसकी वैल्यू निकालने की। ये कैसे निकालें इसकी वैल्यू? बहुत सारे तरीके हैं गुरुजी, कि कोई बढ़िया तरीका की, बहुत सारे, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। आप सबसे पहले तो ये जान लें, ये 5 न्यूटन और 5 न्यूटन अगर सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये एंगल 60 है तो ये एंगल 30 बचा। अरे बचा ना भाई, ये भी 30 तो ये पूरा 60 हो गया। अच्छा, अब पूरा 60 होने के बाद थोड़ा दिमाग लगाओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर डालने की जरूरत ही नहीं है। परपेंडिकुलर तो तब डालते जब 60 नहीं होता, अभी तो बहुत आसान हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल है कोई, ध्यान से सुनना, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका एक एंगल 60 डिग्री भी है, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे और क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एक एंगल 60 डिग्री हो गया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और इक्विलैटरल बनेगा तो खत्म हो गया, क्या 5 न्यूटन ही होगा। और इस वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब आंसर इज 5 न्यूटन एंड मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम बोथ 5 न्यूटन फोर्स मींस अलोंग देयर एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए फटाफट, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, दे दिया मैंने टाइम। अब मैं सॉल्व करता हूं। तो 5 न्यूटन है एक, दूसरा है 1 न्यूटन। आप एंगल बिटवीन देम इज 37 डिग्री, और आपको बताना है एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फ्रॉम 1 न्यूटन फोकस नहीं है यार, ये फ्रॉम 1 न्यूटन फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं साहब, एक है 5 न्यूटन, ये लीजिए, ये 5 न्यूटन हो गया। दूसरा है 1 न्यूटन, तो ये लीजिए साहब 1 न्यूटन। यार 1 न्यूटन से निकालना है यार एंगल, तो एक काम करते हैं, इसको 1 न्यूटन ले लेते हैं, ये छोटा वाला 1 न्यूटन, ठीक है, ये ज्यादा सही है। और दूसरा वाला इससे कितने एंगल पर बोलो जी, 37 डिग्री एंगल पर, तो 37 डिग्री एंगल पर ये होगा 5 न्यूटन, ये
ये एंगल 37 डिग्री। अरे तो आगे शिफ्ट करोगे तो देखो एंगल, ये एंगल नहीं होगा भैया, ये थोड़ी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना। आगे शिफ्ट करोगे तो एंगल 37 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसे ऐड करते हैं, पहले का हेड और दूसरे का टेल, और जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना होता है तो दोनों का टेल। रिपीट कर रहा हूं, जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना होता है तो दोनों का टेल, जैसे 1 न्यूटन को आगे शिफ्ट करोगे तो 1 और 5 के बीच का एंगल 37 आ जाएगा। लेकिन ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन निकालना होता है तो क्या करते हैं, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से ऐड करते हैं। अभी याद आया, ठीक। चलिए, तो अब मैंने आपको एक बात बताई थी, ये तो होगा रिजल्टेंट बच्चों, ये हो गया रिजल्टेंट। लेकिन रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए, तो सर ने आपको बताया था कोई भी ट्राइंगल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल। एनी ट्राइंगल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे, याद करिए, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, और छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल। इससे काम बन जाएगा कि नहीं, देखिए बन चुका। छोटे वाले से ये लेंथ कितनी आएगी भाई लोग, 5 cos 37, 5 cos 37 कितनी आएगी 4, और 5 sin 37 कितनी आएगी 3, आएगी कि नहीं आएगी। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 5, ये कितनी हो गई 3, ये कितनी हो गई 5। तो ये लेंथ कितनी हो गई भैया, ये हो गई √25 प्लस 9, कितनी आई जी, ये आ गई √34। 30 √34 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया √34। लेकिन पूछा क्या गया है, 1 न्यूटन से कितना एंगल बनाएगा। बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो ध्यान से देखो, ये 1 न्यूटन फोर्स है कि नहीं है, ये वाला फोर्स 1 न्यूटन है कि नहीं है, ये वाला फोर्स है। अच्छा, और ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला ये क्या है, बोलो, ये वाला फोर्स दिख रहा है आपको, ये ये रिजल्टेंट है, तो थीटा ही तो निकालना है। चलो चेक करो, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस है कितना 5, तो टेन थीटा इज 3/5। इसको लिख सकते हैं हम लोग, लिखने का तरीका होता है थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/5, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये है कहानी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है जनरलाइजेशन। ये जनरलाइजेशन क्या होता है गुरुजी। अरे जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, क्यों ना एक काम करें, हम एक फॉर्मूला बना लें, ठीक है, और उस फॉर्मूले का यूज करें आज के बाद डायरेक्ट। अगर हम एक फॉर्मूला बना लें तो उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो जरा जनरलाइजेशन करते हैं, ध्यान से सुनना। तो जनरलाइजेशन के लिए करता क्या हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम के फॉर्म में, अननोन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उसे सॉल्व करें, ठीक है। तो ये एक वेक्टर P है, ये है वेक्टर P, ठीक, और ये है वेक्टर Q, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। आपको बताना है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट and angle made by resultant from वेक्टर P से। अगर आपने ये कर लिया तो ऑटोमेटिकली जनरलाइजेशन हो जाएगा। चलिए शुरू हो जाइए, आपको दे रहा हूं 1 से 2 मिनट, आप करिए फिर मैं ट्राई करूंगा, ठीक है जी। तो बस अब मैंने टाइम दे दिया है, अब मैं शुरू करता हूं, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं बच्चों, ट्राइंगल रूल बना देखते हैं। ये है बच्चों, एक नए पेज पे शुरू करते हैं ये काम, ताकि फिर से मेरे चेहरे के ऊपर ना बनाना शुरू कर दूंगा। तो ये है P, ये है Q, और ये एंगल है थीटा। P और Q में देखो जरा ध्यान से, मैंने वेक्टर का सिंबल नहीं बनाया है, पता है क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि मैं उस पर मैग्नीट्यूड को शो कर रहा हूँ, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा हूँ। तो ये P, ये Q। अब हमें बनाना रिजल्टेंट, तो रिजल्ट इसको Q इधर लिख देता हूँ। रिजल्टेंट पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक का रिजल्टेंट R ये होगा,
क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, क्या रिजल्टेंट का एंगल अल्फा से बता सकते हैं, कि बिल्कुल बता सकते हैं। कि कैसे, तो जैसे थोड़ी देर पहले बताया था आपने, कि क्या बताया था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल माइनस छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, बचेगा जो बचा हुआ ट्राइंगल है वो ये है क्यू साइन थीटा, ये है क्यू कॉस थीटा। ठीक, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बोलिए, रूट ओवर क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। रिजल्टेंट की वैल्यू देखिएगा जरा, अरे ये तो पता है ना भाई। अच्छा, अब लोग कह रहे होंगे जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, जरा उनको थोड़ी देर के लिए पहले बता देता हूँ, ध्यान देखिएगा, क्योंकि या कम आती है थोड़ी सी, वो पहले देख लें, उनको मैं थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन कर देता हूँ। ये पी, ये क्यू, क्योंकि घबराहट भी शुरू हो जाती है भाई कि यार ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बताता हूँ बच्चों, परेशान मत हो, ठीक है। ये एंगल थीटा है, शिफ्ट कर दिया ना उस वेक्टर को आगे, ठीक है, तो मत घबराना बिल्कुल भी नहीं। ये ट्राइंगल को देखो, ये वाले ट्राइंगल, इसको दूसरे कलर से कर दूं ड्रॉ, मैं कर देता हूँ इसको दूसरे कलर से। ये इस ट्राइंगल को देखो, ठीक है। अच्छा, इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है बेटा, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं और थीटा वाले के साथ वाले को बेस कहते हैं, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस एच। ठीक, अब देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर पी है, ओहो पी का नाम भी परपेंडिकुलर है और पी वेक्टर का नाम भी परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको नॉर्मल एन लिख देता हूं बच्चों ना, मत घबराइएगा, एन। तो एन अपॉन क्यू, एन अपॉन क्यू बराबर साइन थीटा, तो बोलो एन लेंथ कितनी आ गई, क्यू साइन थीटा आई कि नहीं आई, ओहो मेरे पीछे आएगा भी ये डायग्राम, परेशान मत होना, एन बराबर क्यू साइन थीटा। अच्छा, बी की वैल्यू कैसे निकालें, तो मैं बोलता हूँ बी बेस है अपॉन क्यू हाइपोटेनस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस याद करने की कोशिश करो, बेस अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर, तो यहां से बी की वैल्यू आ जाती है क्यू कॉस थीटा, और ये दोनों वैल्यू मैंने यूज की हैं अगले डायग्राम में, चेक कर लो, ये क्या लिखा है क्यू कॉस थीटा, और ये क्या लिखा है क्यू साइन थीटा, चेक कर लीजिए, अब तो सही है। ठीक, अब इस बड़े ट्राइंगल को देखो, ये है पूरे इसका स्क्वायर, ये है ये वाले का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दी बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे की कहानी, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये आ जाएगा। आ गई भाई, क्लियर। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है सर, याद रखना है मतलब, अरे याद रखने का मतलब होता है ये बार बार यूज होगा, अब तुम बार बार डिराइव करना चाहते हो तो डिराइव कर लो, तुम्हारी मर्जी है, समझ में आई बात। याद करना जब भी मैं बोलूं तो उसका मतलब ये है कि ये बार बार आएगा, मेरा सिर्फ इतना मतलब। अच्छा, और क्या चाहिए था, टेन अल्फा, अल्फा इज द एंगल मेड फ्रॉम द वेक्टर p बाय द रिजल्टेंट p से, देखो जरा चेक करो, टेन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे, लोग क्या करते हैं याद कर लेते हैं, टेन अल्फा बराबर q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा, q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस, ऐसे याद कर लेते हैं, ऊपर साइन थीटा आएगा नीचे कॉस थीटा आएगा क्योंकि यहाँ टेन है, इस तरीके से कुछ जुगाड़ लगा करके याद कर लेते हैं, फिर ये भूल जाते हैं कि क्यू क्या था पी क्या है। तो इसको यूं याद रखो कि साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ वो वाला वेक्टर आएगा जिससे एंगल नहीं निकालना है, और नीचे जो इकलौता वेक्टर आएगा ये वो वेक्टर होगा फ्रॉम विच एंगल हैज टू बी फाइंड, फ्रॉम विच एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ रिजल्टेंट हैज टू बी फाइंड, हैज टू बी फाइंड। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूले को रट्टा मार के रखना, बिल्कुल टन तैयार होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछे आप मतलब खड़ाक से ये लीजिए सर आंसर आ गया, ये है रिजल्टेंट। बस इसमें गलती क्या होती है बच्चों, गलती दो ही होती है, पहला
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम गलत चूज कर लेते हैं, और दूसरा जो टेन अल्फा में पी की जगह क्यू कर देते हैं, क्यू की जगह पी कर देते हैं। इसका ध्यान रखते हैं। अगर आप हैं तो आपसे मैं अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। चलिए शुरू हो जाइए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ये 80 डिग्री तो गलत लिखा है यार, 80 डिग्री की तो वैल्यू बच्चों को नहीं पता होती है। ये 60 डिग्री है बच्चों, इसको 60 डिग्री कर लीजिए। तो अब जरा मैं भी सॉल्व करके देख लेता हूँ यार, मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज तो मैं ये देखूंगा कि एंगल निकालना किससे। हाँ, क्योंकि वो हमारा पी होगा अलग वाला, ये पी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो सीधा सीधा रिजल्टेंट का फॉर्मूला ऊपर लिख रहा हूँ। रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है भाई साहब, ये हो गया कैंसिल। कितना आया? 25। 25 प्लस 100 प्लस 50, चेक करो यार कितना आ रहा है। कितना? रूट 175 आ रहा है क्या? बिल्कुल सही, ये आ गया रूट 175, स्क्वायर रूट 175 न्यूटन, ये आंसर है। नाउ एंगल टेन अल्फा की वैल्यू ये होती है क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्यू साइन थीटा में क्यू क्या है? ये पी है और ये क्यू है, तो 5 साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन पी की वैल्यू तो 10 प्लस क्यू कॉस 60 की वैल्यू हाफ। ये देखिए साहब कितना आया, ये यहाँ लिखता हूँ ताकि मेरे चेहरे के पीछे ना छुप जाए ये। सॉरी, 5√3 डिवाइडेड बाई 20। ओहो, ये कुछ आगे पीछे चलेगा यार। हाँ, 5√3 डिवाइडेड बाई 25 आएगा। चेक करो, ये 25/2 तो कैंसिल हो जाएगा, आराम से चेक करो। तो ये आ गया 5। तो यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू बच्चों आ रही है √3/5। जिन्होंने इनवर्स कभी नहीं देखा वो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, और जिन्होंने देखा है वो अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स √3/5 बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आंसर बच्चा पार्टी, ठीक। तो देखें जरा, इसको दो मेथड से देख सकते हैं। देयर आर two forces having magnitude 5 Newton and 3 Newton. What should be the angle between these two forces so that their resultant makes maximum possible angle from 5 Newton vector? अच्छा, 5 न्यूटन वेक्टर से मैक्सिमम पॉसिबल एंगल निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 10 अल्फा इक्वल्स टू 5 न्यूटन से निकाल रहा हूँ एंगल, तो ये हो जाएगा P और 3 बन जाएगा Q। तो मैं बोलूंगा 3 साइन थीटा अपॉन 5 प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है यार। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो जो है ना, वो आप ऐसे सोचो, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो कॉस थीटा मिनिमम होगा, आपको ही पता होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो कब मैक्सिमम होगी? जब थीटा बराबर π/2 होगा तब मैक्सिमम होगी, क्योंकि थीटा बराबर π/2 पे कॉस थीटा 0 हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा। यानी कि 10 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? देखो जरा, रिजल्टेंट मेक्स मैक्सिमम पॉसिबल एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया? π/2। तो आंसर इज π/2 एंड द मैक्सिमम एंगल इज 3/5। ये है मेथड नंबर 1 बच्चों। अभी मेथड नंबर 2 बचा है इस क्वेश्चन का। हाँ, सोचा मेथड नंबर 2। हाँ। चलिए अब दूसरा इसे दूसरा मेथड देखते हैं। देयर आर टू फोर्सेस हैविंग मैग्नेट 5 न्यूटन, ठीक है। इन के बीच का मैक्सिमम पॉसिबल एंगल निकालना है, किससे? 5 न्यूटन से, ठीक है। तो ये 5 हो गया। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार मेथड बताने जा रहा हूँ, एकदम बत्ती जल जाएगी। हाँ, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आ जाएगा तुमको। अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग रखते हो तो मजा आ जाएगा, वरना तो तुम्हें कहेगा कि ऊपर से निकल गया। तो जरा ध्यान दो कि यार ये 5, ठीक। अच्छा, अब
3 को इसमें ऐड करना है ताकि रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम आ जाए, ताकि रिजल्टेंट मैक्सिमम आ जाए। ठीक, एक गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, पता है क्या? देखो कैसे गड़बड़ कर दी। यहाँ कॉस थीटा निगेटिव भी तो हो सकता था, वो मैंने गड़बड़ कर दिया। और वो गड़बड़ इसलिए कर दी, पता है क्या कैसे? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आती नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है तो मैंने भी सोचा हाँ 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 चलता है, चलो इतना तो चलता है। तो वो गड़बड़ को जरा पहले सही करते हैं एक बार वापस से। पहले एक मेथड से देखते हैं और फिर tan अल्फा वाले मेथड से आएंगे। तो पहले दूसरा मेथड फिर पहला मेथड देखेंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। 5 न्यूटन का ये है वेक्टर, ये है 5 न्यूटन। अब इसमें 3 न्यूटन ऐड करना है, करना है ऐड, ऐसे ऐड कर सकते हैं, 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 कैसे भी ऐड कर सकते हैं भाई लोग, कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं तो कह सकते हैं 3 न्यूटन का टिप, 3 न्यूटन का टिप इस सर्किल पर होगा, 3 न्यूटन का टिप इस सर्किल पर होगा। और अगर, ध्यान देना यार जरा, अगर ये 3 न्यूटन है तो ये रिजल्टेंट होगा, अगर ये 3 न्यूटन है तो ये रिजल्टेंट होगा, अगर ये 3 न्यूटन है तो ये रिजल्टेंट होगा। तो कह सकता हूं सर्किल से ये सारी जो लाइंस है ना, जो सर्किल की सर्कमफेरेंस में मिल रही हैं, दीज आर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंट रिजल्टेंट। तो सोचो रिजल्टेंट 5 न्यूटन से मैक्सिमम एंगल कब बनाएगा? सोचो 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 सोचो। सोचो, थोड़ा टाइम दे रहा हूं। मैक्सिमम एंगल कब होगा? हाँ, चिरंजीव ने बिल्कुल सही बताया, मैक्सिमम एंगल होगा जब ये टेंजेंट होगा, जब ये टेंजेंट, क्योंकि इससे ऊपर अगर गया तो रिजल्टेंट सर्किल को टच ही नहीं करेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो ये हुआ 5 न्यूटन, ये हुआ 3 न्यूटन, और ये रहा रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट इस समय मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बनाएगा। This alpha is maximum possible angle from 5 Newton force, and the value of tan alpha is how much? 4 by 5. That means alpha is, याद करें, tan alpha की वैल्यू 4 by 5 कैसे हो जाएगी यार? अरे ये 90 डिग्री है तो 4 by 5 ना होकर के 3 by 4 होगी, और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37 डिग्री। ये एंगल आ गया। ठीक ठीक, सही है। अच्छा, दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल सर ये वाला होगा, ये वाला। ये कैसे निकालें? अरे ये ऐसे निकालो कि अल्फा की वैल्यू आ गई 37, तो ये आ जाएगा 53, तो ये एंगल कितना बचेगा बच्चों? 180 माइनस 53, ये वो बचेगा, बचेगा ना? ठीक। अच्छा, अब 10 वाले से आंसर क्यों नहीं आया उसका रीजन बता देते हैं। 10 अल्फा बराबर हमें किससे निकालना था? 5 से। 3 साइन थीटा अपॉन 5 प्लस 3 कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पर दिक्कत क्या थी? मैंने कहा था जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा मिनिमम होगा, तो ये होगा। लेकिन ये सिर्फ 0 से π/2 के लिए होगा, क्योंकि उसके बाद साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है और कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है ना? तो मतलब ये वापस से डिक्रीज होने लगता है। जिनको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती होगी वो समझ पा रहे होंगे, बाकी लोग तो समझ भी नहीं पा रहे होंगे। कोई बात नहीं, मारो गोली। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, जो आपको नहीं आता। तो इस वाले मेथड को यहीं पर त्याग दें, ड्रॉप कर दें, इस मेथड पर फोकस करें, जो ये वाला मेथड। क्या ये मेथड समझ में आ गया बच्चों? अगर आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे है यूजफुल रिजल्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, मतलब कौन कौन से हमारे लिए यूजफुल रिजल्ट्स हैं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं। हाँ सर, दिस इज मेंटोस मेथड। बिल्कुल चिरंजीव, ये है मेंटोस मेथड। नहीं आरसी रंजन, जो तुम बोल रहे थे यही तो मैं पहले बोल रहा था बच्चा। आप कह रहे थे कि टेन थीटा की वैल्यू 3/5 पॉसिबल नहीं। टेन थीटा की वैल्यू तो 3/5 पॉसिबल है ही बेटा, हो ही सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ पर वो कंडीशन नहीं होती ना, बीच में एंगल, मैक्सिमम एंगल वाली कंडीशन अगर नहीं होती तो टेन थीटा की वैल्यू 3/5 पॉसिबल है।
3 4 5 वाले ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या पता ये ट्राइंगल में, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जैसे मान लो कोई ये है, अब ये 3 है, ये 5 है, और ये वैल्यू क्या होगी 9 + 25, क्या दिक्कत है, हो गया साइन tan थीटा इज 3/5, तो पॉसिबल तो है ही ना बेटा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहला यूजफुल रिजल्ट आपके सामने ये देख लीजिए आप, इसमें एक चीज रह गई है और वो है यहाँ पर मॉड, इस जगह मॉड। अब यहाँ पर मॉड कैसे है, यहाँ पर मॉड कैसे, वो तो जब यहाँ मॉड है तो यार वो निगेटिव कैसे हो सकता है। अच्छा ये रिजल्ट कैसे आया, बड़ा सिंपल रिजल्ट, पता है कैसे, देखो कैसे आया। ये रिजल्ट आया ऐसे कि आप लिखो मॉड r इक्वल्स टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पर a b लिया है, pq नहीं लिया भैया, तो घबराना नहीं। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जरा देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये एजम्पशन कब है, जब मॉड a मॉड b फिक्स है बट थीटा वेरिएबल है। ठीक है ना, तो देखो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और जब थीटा 0 होगा, और होगी कितनी a + b, a² + b² + 2ab का रूट, जो कि आ जाएगा a + b। इसी तरीके से मिनिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी जब cos थीटा मिनिमम होगा, cos थीटा मिनिमम कब होगा बच्चों, तो r मिनिमम निकालने के लिए क्या लिखेंगे -1, भाई मिनिमम वैल्यू -1 होती है ना cos² थीटा की, cos थीटा की, तो -2ab आ गई, और ये कितना आ गया मॉड ऑफ a - b, a वेक्टर माइनस b वेक्टर नहीं बच्चों, मॉड ऑफ a - b। ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया। एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले बात की थी, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये घूम सकता है चारों तरफ सर्कल में, रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू ये है जो कि हो जाएगी a - b, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से शुरू होगी, और जब भी ऐसा होगा ये हो, ये रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्स, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था दीज आर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट, दीज आर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम देख लीजिए, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, एक तीसरा मेथड भी जान लीजिए, आपने पढ़ा है किसी ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से तीसरा मेथड खटाक से बताया जा सकता है, आपने पढ़ा है किसी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में जो समेशन, जो तीसरी साइड है वो हमेशा दोनों के समीशन से बड़ी होगी और दोनों के डिफरेंस से छोटी होगी, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उससे ही काम बन जाएगा, उससे प्रूफ हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर गिव वेक्टर रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड। मतलब अगर कोई ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, तो माइनस ए वेक्टर इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया माइनस निगेटिव, इतनी सी बात है। किसी ने कहा यार ये एफ वेक्टर है, बताओ माइनस एफ क्या होगा, तो ये माइनस एफ होगा। ठीक है, चलिए अगला रूल देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रियल नंबर बाय ए वेक्टर। अगर किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं होता। आपने जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, अगर वो पॉजिटिव है तो 3a पता है क्या होगा, एक, इसी की लेंथ 3 बार कर दीजिए, तो ये बन जाएगा, और डायरेक्शन वही रखिए, तो ये हो गया 3a। और अगर निगेटिव है -3 है तो 3 टाइम्स तो होगा होगा, एरो चेंज हो जाएगा, -3a बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट increases by same number and direction will be either same or opposite to the given vector depending on the sign of a real number। ठीक, समझ में आ गया जी। चलिए साहब, अगर ये समझ में आ गया है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर खट से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से। पता है कैसे, देखो जरा कैसे, a + b निकालना है। मान लीजिए किसी ने कहा ये वेक्टर a है, फिर किसी ने कहा ये वेक्टर b है, और ये वेक्टर a से थीटा एंगल बना रहा है, और निकालना है a - b। तो क्या करना है, सोचिए क्या करना है। अच्छा चलिए ये सोच के आइएगा, ये सोच के आइएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको हिंट देता हूं, मैंने अभी अभी आपको नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बताया, ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि चलिए एक वैल्यू बताइए, से उस वैल्यू का नाम मैं बोल देता हूं
एस वेक्टर बताइए जो a माइनस बी के बराबर है। तो ये एस वेक्टर कैसे निकाले, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं एस वेक्टर इक्वल टू a प्लस ऑफ माइनस बी, ये लिख सकता हूं। क्या मैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर पढ़ा चुका हूं? क्या मैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर पढ़ा चुका हूं? तो आप समझ जाओ, बढ़िया मेथड है। अब थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाओ यार, है ना। और मुझे नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से शुरू करूंगा, थोड़ा सोच के आना और अपन डिस्कस करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसको ट्राई करके आइएगा।